दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब में। आज हम आपके साथ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा लक्ष्य है बेसिक्स जानकारी आप तक पहुंचाना, हम इसलिए आज आप लोगों तक नर्वस सिस्टम की बेसिक दिखाने और समझाने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की वजह से हम अपने शरीर के बाहरी एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं। दोस्तों, जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यह सब नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के बाहरी और अंदरूनी गतिविधियों को समझता है और हमारे शरीर को उन गतिविधियों का एहसास कराता है। दोस्तों, कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो शरीर के अंदर होती तो है, पर हमको पता नहीं चलता, जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, हमारा सांस लेना, यह सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। और जो गतिविधियां करते समय हमको ज्ञात होती हैं वह वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में लाखों रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी मदद से हमारा नर्वस सिस्टम सभी गतिविधियों को कर पाता है। हमारा नर्वस सिस्टम मुख्यतः न्यूरॉन से बना होता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म सेल्स होती हैं। और सबसे मुख्य ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स, फिर न्यूक्लियई और गैंग्लियन। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग नर्वस सिस्टम को पूरा समझ पाए। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन की तस्वीर है। न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है और लास्ट में माइलिन शीट है। दोस्तों, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक न्यूरॉन में काम कैसे होता है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर वह मैसेज एक्सॉन के जरिए एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से, एक का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे का डेंड्राइट से जुड़े होते हैं। और सबसे जरूरी, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्रेन की पिक्चर है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। इस पिक्चर में आप स्पाइनल कॉर्ड के स्केच को देख सकते हैं, जो कि ब्रेन से पुनर्तः जुड़ा हुआ है। ये पिक्चर हमारा पूर्ण नर्वस सिस्टम है। हम आज इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं गैंग्लियन सेल्स को। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, गैंग्लियन न्यूरॉन सेल बॉडीज के समूह को कहा जाता है और गैंग्लियन के समूह को प्लेक्सिस कहा जाता है। दोस्तों, गैंग्लियन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेंसरी गैंग्लियन और मोटर गैंग्लियन। सेंसरी गैंग्लियन ब्रेन तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, जैसे कि स्मेल, साउंड, टच, बाहरी गर्मी और जो हम देखते हैं। और मोटर गैंग्लियन ब्रेन से पूरे शरीर तक मैसेजेस को पहुंचाते हैं, और वो मैसेज वॉलंटरी भी हो सकते हैं और इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। गैंग्लियन मुख्यतः एक रिले का काम करते हैं, जिससे कि मैसेज समय पर ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक पहुंच सके। दोस्तों, गैंग्लियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड और शरीर के ऑर्गन्स के बीच में रिले का काम कर रहा है। गैंग्लियंस मैसेज को ट्रिगर करके मैसेज को सही जगह पर भेजता है। दोस्तों, हम नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़ को 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला सेंसरी एक्टिविटीज़, दूसरा इंटीग्रेटिव एक्टिविटीज़, तीसरा मोटर एक्टिविटीज़। दोस्तों, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के बाहरी एनवायरनमेंट के बारे में ब्रेन तक मैसेजेस भेजते हैं। फिर दोस्तों, इंटरन्यूरॉन्स इन मैसेजेस को प्रोसेस करते हैं, विचार उत्पन्न करते हैं और हमारे दिमाग में मेमोरी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से मैसेजेस लेकर शरीर की मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें कि सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है इंटरन्यूरॉन और तीसरा है मोटर न्यूरॉन। आप इस पिक्चर में तीनों न्यूरॉन्स की एनाटॉमी को समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में लाखों रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर हो रहे बदलाव, जैसे कि टेम्परेचर, pH, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन आदि को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और साथ ही यह रिसेप्टर्स हमारे शरीर के बाहर एनवायरनमेंट के बारे में हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। और इन सब एकत्रित की गई इन्फॉर्मेशन को सेंसरी इनपुट कहा जाता है।
दोस्तों अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा हाथ, उसकी उंगलियां अगर किसी पिन को टच करती हैं तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारा ब्रेन रिस्पांस करते हुए यह मैसेज मसल्स तक भेजता है कि आप हाथ हटाएं, तभी हम हाथ हटा पाते हैं। दोस्तों फर्ज कीजिए कि अगर हमारा ब्रेन काम ना करे और हम अपना हाथ किसी गलत जगह पर रख दे तो क्या होगा। इसीलिए हमें नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने की। दोस्तों नर्वस सिस्टम इन्हीं सेंसरी इनपुट्स के आधार पर मसल्स और ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है कि क्या करना है और क्या नहीं। मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्ट्स कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से बॉडी के अंदर और बाहर गतिविधियां संभव हो पाती है। ब्रेन मसल्स और ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है और मसल्स और ग्लैंड अपना काम करते इफेक्ट्स को करते हैं। जो भी नर्व्स ब्रेन से बॉडी तक मैसेज को पहुंचाती है वो नर्व्स मोटर नर्व्स या एफेरेंट नर्व्स कहलाती है। जो नर्व्स बॉडी से ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती है वो नर्व्स सेंसरी नर्व्स या एफेरेंट नर्व्स कहलाती है। मोटर नर्व्स मतलब एफेरेंट और सेंसरी नर्व्स मतलब एफेरेंट। और इंटरन्यूरॉन्स एक न्यूरल सर्किट बनाती है जिससे कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल का फ्लो हो सके। दोस्तों आप लोग इस पिक्चर में यह देख सकते हैं कैसे इंटरन्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ते हैं। दोस्तों अब आती है बारी हमारे शरीर में मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट कैसे होते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा था कि दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ एक छोटे से गैप की मदद से जुड़े होते हैं जिस गैप को हम सिनैप्सेस के नाम से जानते हैं। अब अगर एक न्यूरॉन में कोई मैसेज है तो वो उस गैप से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचेगा। ये ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से संभव होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर एक चाबी है जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से निकलकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर जो कि एक ताला है में लग जाती है और इलेक्ट्रिक मैसेज को केमिकल प्रोसेस की मदद से अगले न्यूरॉन में भेज देती है। दोस्तों जब कोई इलेक्ट्रिकल मैसेज एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंच जाता है तब एक्सॉन टर्मिनल में मौजूद सिनेप्टिक वेसिकल्स को एक्टिवेट करके उससे कुछ केमिकल्स को बाहर निकालता है और वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल मैसेज कन्वर्ट होता है केमिकल मैसेज में। फिर अगले न्यूरॉन में सेल न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रिकल मैसेज में बदलकर आगे बढ़ा देता है। दोस्तों अगर आपको इसे समझने में कुछ दिक्कत लग रही है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम इस प्रोसेस को पिक्चर की सहायता से समझते हैं। इस पिक्चर में आप सिनैप्सेस गैप को देख सकते हैं और साथ ही इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स भी आप देख सकते हैं जिससे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलकर मैसेज को अपने साथ अगले न्यूरॉन में ले जा रहे हैं। अपने साथ अगले न्यूरॉन में ले जाता है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जानते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि न्यूरॉन द्वारा किए जाने वाले एक्शन के होने की संभावना को बढ़ा देता है। दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि किसी न्यूरॉन के द्वारा किए जाने वाले एक्शन की संभावना को कम कर देता है। तीसरा होता है न्यूरोमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है पर यह थोड़ा स्लो होता है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स से। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में मुख्यतः कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले होते हैं अमीनो एसिड्स जिसमें कि गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड होता है। दूसरा ग्लूटामेट होता है। फिर हम देख सकते हैं पेप्टाइड्स जिसमें ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन होता है। अगला मोनोएमीन्स जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, डोपामीन और सेरोटोनिन होते हैं। पुरीन्स जिसमें एडिनोसिन, एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट होते हैं। फिर हम देख सकते हैं गैसोट्रांसमिटर्स जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। और फिर एसिटिलकोलिन है। दोस्तों एसिटिलकोलिन सबसे पहले खोजा जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। दोस्तों अगर आप लोग ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स याद कर सकते हैं तो और अच्छा है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब हम और जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें मुख्यतः ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। दोस्तों अब हम पिक्चर में देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दर्शाया गया है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी हम देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ब्रेन की संरचना के बारे में। दोस्तों हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जो वॉलंटरी हो या अनवॉलंटरी उनको हमारा ब्रेन ही संचालित करता है। वॉलंटरी मतलब जिसका हमको पता चलता है और इनवॉलंटरी मतलब ऐसी क्रियाएं जो शरीर में हो तो रही है पर हमको उनका पता नहीं चलता जैसे कि हमारे दिल का धड़कना,
हमारे शरीर में रक्त संचार का होना आदि। हमारे ब्रेन का वजन लगभग 3 पाउंड का होता है। हमारा ब्रेन लगभग 60% फैट से बना होता है, 40% पानी से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और नमक से बना होता है। इसीलिए आयोडीन ब्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेज भेजता और रिसीव करता है। हर अलग मैसेज के लिए अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स या तो न्यूरॉन्स में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, और जब नहीं बन पाते तब डॉक्टर्स हमें दवाइयों के रूप में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को सप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में हम औसतन 10% ब्रेन का उपयोग करते हैं। बाकी 90% भाग का उपयोग कोई नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, अगर हमको थकान महसूस होती है, तो ये सब हमारे ब्रेन की वजह से हमें पता चलता है। हमारी खोपड़ी, जो कि एक प्रकार की हड्डी है, हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती है। इसके अलावा मेनिंजीज नाम की लेयर भी हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। दोस्तों, ब्रेन मुख्यतः 6 भागों में बटा होता है। पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरेबेलम, तीसरा डायनसेफेलन, चौथा मिड ब्रेन, पांचवा पॉन्स, छठवां मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सी जगह पर है। अब हम एक के बाद एक हर पार्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं सेरिब्रम, जो कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इस पिक्चर में आप सेरिब्रम के 4 भाग देख सकते हैं। पहला फ्रंटल लोब, दूसरा पैराइटल लोब, तीसरा टेम्पोरल लोब, चौथा ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब हमारी तर्क करने की शक्ति और सोचने की शक्ति के लिए जवाबदार होता है। पैराइटल लोब हमारी शरीर में सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। टेम्पोरल लोब हमारे शरीर के द्वारा सुनी गई सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ऑक्सीपिटल लोब हमारी आंखों द्वारा देखी गई सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दोस्तों, अब आप सेरेबेलम की पिक्चर देख सकते हैं। सेरेबेलम सेरिब्रम के नीचे का नीला भाग है। सेरेबेलम हमारे शरीर की मसल्स कोऑर्डिनेशन के लिए जवाबदार होता है। सेरेबेलम हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा बॉडी बैलेंस और बॉडी मसल्स टोन का ध्यान रखता है। अब आप लोग स्क्रीन में डायनसेफेलन को देख सकते हैं। दोस्तों, डायनसेफेलन सेरिब्रम और मिडब्रेन के बीच में पाया जाता है। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पहला थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस हमारे ब्रेन और शरीर को बाहरी एनवायरनमेंट के बारे में बताता है, जैसे कि मौसम कैसा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को शरीर के अंदरूनी ज़रूरतों के बारे में बताता है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ब्लड वेसल्स का ठीक से काम करना, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना। दोस्तों, और जो भी फीलिंग्स हम समझ पाते हैं, जैसे कि गुस्सा, डर, प्यार और नफरत, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। दोस्तों, अब हम पिक्चर में मिडब्रेन को देख सकते हैं। मिडब्रेन सेरिब्रम के नीचे होता है। मिडब्रेन मुख्यतः हमारी आंखों और कानों के रिफ्लेक्स के लिए जवाबदार होता है। दोस्तों, अब आप पिक्चर में पॉन्स को देख सकते हैं। पॉन्स मिडब्रेन के नीचे होता है। पॉन्स जवाबदार होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि हमारा खाने को चबाना, टेस्ट करना और हमारे शरीर में सलाइवा का बनना। दोस्तों, अब आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन स्टेम के सबसे निचले हिस्से में होता है और इसी से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। मेडुला ऑब्लांगेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा रेगुलेट करता है हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स फंक्शंस को, हमारे पाचन तंत्र को, हमारे श्वास तंत्र को, ब्लड प्रेशर को, हमारी निगलने की क्रिया को, हमारी चीखने की क्रिया को और हमारी खांसने की क्रिया को भी। दोस्तों, अब हम आगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझेंगे। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड एक नाजुक सिलेंडर शेप का नर्व बंडल है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के सबसे निचले भाग ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारी लोअर बैक तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड संदेशों को ब्रेन से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है और साथ ही बॉडी से संदेशों को ब्रेन तक पहुंचाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की इंजरी अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है, तो हमें चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व और नर्व रूट के 31 जोड़े या पेयर्स होते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर में बहुत क्लियर ही देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वह ब्रेन के सबसे निचले भाग ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है और हमारे लोअर बैक तक जाता है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी तथ्य हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आमतौर पर लोग शरीर की रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डी जो है वह साइंटिफिकली वर्टेब्रल कॉलम है, जो कि हड्डियों का एक समूह है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का बंडल है, जो कि बहुत नाजुक होता है, और इसी नर्व्स के बंडल से 31 नर्व्स पेयर्स हमारे पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती हैं।
जहां से वह ब्रेन से संदेश पाने और पहुंचाने में सहायक होते हैं। हर अंग के लिए अलग प्रकार की नर्व्स काम करती हैं। दोस्तों, वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पूरे शरीर का संपर्क ब्रेन से बनाना है, पर इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी सहायक होता है। दोस्तों, कुछ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ में भी स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है, जैसे कि हमारी हार्टबीट, सांस लेने की प्रक्रिया, बॉवल मूवमेंट और ब्लैडर फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक सेंसेशंस भेजता है और हमको यह पता चलता है कि हमको चोट लगी है और दर्द हो रहा है। दोस्तों, कई बार स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को बताए बिना कई रिफ्लेक्स एक्शन को संभव करता है, जैसे कि हमारा बैठकर पाँव हिलाना या फिर अपने सर पर अपना हाथ फेरना। दोस्तों, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह पूछा गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स मुख्य भूमिका निभाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि पेरिफेरल नर्व्स निभाती हैं। पेरिफेरल नर्व्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सेंसरी और मोटर नर्व्स की सहायता से बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन से जोड़ती है, जिससे कि संदेशों को बॉडी के विभिन्न अंगों तक और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाया जा सके। पेरिफेरल नर्व्स कई इनवॉलंटरी फंक्शंस को भी नियंत्रित करने में सहायक है, जैसे कि हमारी हार्टबीट, हमारा सांस लेना। दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, सोमैटिक नर्वस सिस्टम सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को लाने और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मुख्यतः वो नर्व्स होती है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे स्केलेटल मसल्स और स्किन से जुड़ी होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे लगभग सभी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बाहरी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम 12 क्रेनियल नर्व्स के जोड़े और 31 स्पाइनल नर्व्स के जोड़े से मिलकर बना होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मुख्यतः हमारे स्केलेटल मसल की मूवमेंट और तालमेल को बनाए रखता है। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन के निचले हिस्से से निकलती है, जो कि हमारे विभिन्न सेंसरी ऑर्गन से जुड़ी होती है। अब आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 12 प्रकार की सेंसरी नर्व्स किस काम आती है। ये 12 क्रेनियल नर्व्स मुख्यतः हमारी नाक, आँखों से, चेहरे से, कान से, जीभ से, हमारे सिर से और हमारे कंधे से जुड़ी होती है। आप लोग चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर सकते हैं। इसमें से कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी इस पिक्चर में स्पाइनल कॉर्ड से निकली 31 स्पाइनल नर्व्स देख सकते हैं। ये सभी 31 नर्व्स के जोड़े हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है। दोस्तों, यह 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स की इस प्रकार है। पहले 8 जोड़े सर्वाइकल नर्व्स के होते हैं, दूसरे 12 जोड़े थोरेसिक नर्व्स के होते हैं, तीसरे 5 जोड़े लंबर नर्व्स के होते हैं, चौथे 5 जोड़े सैक्रल नर्व्स के होते हैं, एक जोड़ा कॉचिगियल का होता है। ये 31 जोड़े हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं और मैसेज को ब्रेन से अंगों तक और अंगों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पहले वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुख्यतः हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स और ग्लैंड से, या फिर हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन से जुड़ा होता है। इस कारण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन के फंक्शंस पर प्रभाव डालता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुख्यतः हमारे शरीर में होने वाले इनवॉलंटरी एक्शन पर काम करता है, जैसे कि हमारी हार्ट रेट, पाचन क्रिया, सांस लेने की क्रिया, किडनी से संबंधित क्रियाएं आदि। दोस्तों, जब कभी हम किसी प्रकार के खतरे का सामना करते हैं, उस समय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे फ्लाइट और फाइट सिस्टम पर काम करता है। मतलब अगर खतरा बड़ा होता है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमको वहां से भागने को कहता है, और अगर खतरा छोटा होता है तो हमको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लड़ने को कहता है। दोस्तों, अब हम आगे समझेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग, जो कि है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में लोकलाइज्ड एडजस्टमेंट्स को संभव बनाता है, जैसे कि जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारे शरीर से पसीना बहने लगता है,
पसीना बहने के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और दोस्तों साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट मोड के लिए भी जिम्मेदार है। दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के स्मूथ मसल्स से, कार्डियक मसल्स से और हमारे शरीर के ग्लैंड से जुड़ा होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है और दोनों सिस्टम तालमेल बिठाकर बॉडी में काम करते हैं। दोस्तों अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। इसमें एक तरफ पैरासिम्पैथिक और दूसरी तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी आंखों की पुतली को कंस्ट्रिक्ट करता है और दूसरी तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी आंखों की पुतली को डायलेट करता है। ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सलाइवा प्रोडक्शन को रोकता है। दोस्तों ऐसे कई फंक्शंस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपसी तालमेल बिठाकर बॉडी के फंक्शन को संभव बनाते हैं। अगर इन दोनों में किसी भी एक सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी आती है तो हमारी बॉडी में गड़बड़ी होने लगती है। दोस्तों अब आप इस पिक्चर में बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस किस ऑर्गन से जुड़ा होता है। सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी आँखों से, सलाइवरी ग्लैंड से, हमारे हाथ से, हमारे लंग्स से, हमारे स्टमक से, हमारे लीवर से और हमारे ब्लैडर से जुड़ा होता है। दोस्तों हमेशा आपको एक बात याद रखना, यह हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं वह दो तरह से काम करते हैं। पहला वह कंस्ट्रिक्ट होते हैं और वह डायलेट होते हैं। दूसरा हमारे बॉडी ऑर्गन किसी हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं और सेक्रेशन को रोक देते हैं। दोस्तों यहाँ पर पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपसी तालमेल बैठाकर शरीर के ज़रूरत के हिसाब से इन प्रक्रियाओं को संभव बनाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई हिस्सा नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे और अच्छे वीडियोस बना पाए। यही हमारा